हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमारी पहचान है। हफ्ते दर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि आपको भारतीय कला संस्कृति के रंगों से सराबोर कर सके। आपकी मुलाकात उन कला साधकों से करा सकें जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं हमारे देश की कलाओं के संरक्षण के लिए। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस खास अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज बात होगी सारे जहां शास्त्रीय नृत्य उत्सव की, तो वहीं बात होगी कैनवस के रंगों की। बात होगी उन कलाकारों की जो अपनी प्रतिभा के जरिए, रंगों के जरिए, कला के विभिन्न माध्यमों से अपनी पूरी जीवन यात्रा कैनवस पर उतार देते हैं। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। और आइए अब आपको लिए चलते हैं एक बेहद खास शाम में जो समर्पित रही भारतीय शास्त्रीय नृत्य को। सारे जहां से अच्छा शास्त्रीय नृत्य उत्सव जिसका आयोजन हुआ राजधानी दिल्ली में। खास बात ये थी कि यहाँ पर एक ही मंच पर हमारे देश के दिग्गज कलाकार यानी कि डांस गुरुज और उनके शिष्य एक साथ नजर आए। साथ ही कलाकारों ने अपनी कला और प्रतिभा के जरिए हमारे देश के आज़ादी के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ताल से ताल मिलाते युवा और अनुभवी कलाकार एक ही मंच पर। इस दृश्य के साथ आगाज हुआ शास्त्रीय नृत्य महोत्सव सारे जहां से अच्छा का। इसके 19वें संस्करण की शुरुआत हुई नृत्य नाटिका क्षीर सागर महासागर की महाशक्ति के साथ। इसमें दो प्रमुख भारतीय पौराणिक कथाओं चंद्रभागा और मत्स्य अवतार का वर्णन किया गया। कलात्मक निदेशक गुरु रंजना गौहर द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिका इन प्राचीन कहानियों की स्थायी प्रासंगिकता और समय के चक्र में महासागर की भूमिका पर प्रकाश डालती हुई नजर आई। जीवन को बनाए रखने के लिए जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के तत्वों का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है, इस पर भी चर्चा की गई। चंद्रभागा एक प्रसिद्ध उड़िया कहानी है जो चंद्रभागा के दुखद पक्ष को बयां करती है। तो वहीं मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु का पहला अवतार दिखाया गया जिसमें वे मछली के रूप में वेदों की रक्षा करने के लिए दानव हयग्रीव द्वारा चुराए गए वेदों को पुनः प्राप्त करते हैं। दानव का वध करने के बाद भगवान विष्णु मछली के रूप में वेदों और पृथ्वी को महाप्रलय से बचाते हैं जिससे समय और युगों के एक युग या चक्र का अंत होता है। इस महोत्सव के द्वारा स्थापित नर्तकों और उनके शिष्यों ने देश के शहीदों और गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज की प्रस्तुति क्षीर सागर एक दो माइथोलॉजिकल स्टोरीज को लेके उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। एक है चंद्रभागा जो कि कोणार्क एरिया से ही आती है और दूसरी है मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने या भगवान कृष्ण ने 10 अवतार लिए थे। समय समय पर जब संसार में बुराई और अच्छाई के बीच एक द्वंद्व होता है तो बुराई को खत्म करने के लिए पहला अवतार लिया था मत्स्य अवतार। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रंजना गौहर जी ने आज ऑर्गेनाइज किया कॉल्ड सारे जहां से अच्छा। ये परफॉर्मेंस बहुत दिल को छू गई मेरे, स्पेशली जो मत्स्य अवतार जो उनका बैले था। आई थिंक ये बहुत ही दिल को छूने वाला एक उन्होंने आयोजन किया है।
सारे जहां से अच्छा नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन विभिन्न नृत्य शैलियों का प्रदर्शन किया गया। प्रसिद्ध नृत्य गुरुओं के वरिष्ठ शिष्यों द्वारा भारत देश के विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। गुरु रंजना गौर की शिष्यों द्वारा ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। अपनी बेहद खूबसूरत भाव भंगिमाओं के साथ इन युवा कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया। संगीत नाटक अकादमी अवार्डी और एसएनए के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा की शिष्यों द्वारा भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति दी गई। पौराणिक प्रसंगों की बेहद खूबसूरत प्रस्तुति ने दर्शकों को खूब लुभाया। गुरु संगीता चैटर्जी और उनकी शिष्यों द्वारा कथक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। अनबाउंड बीट्स ऑफ इंडिया उभरते और इन युवा कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। क्लासिकल डांस ओडिसी में पद्मश्री रंजना गौहर एक लेजेंड है। ये सारा जहाँ से अच्छा जो है ये ओडिसी नृत्य नहीं, जो हमारा यंग गर्ल्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत प्रमोट करते हैं। It feels wonderful that she's continuing it for such a long time, almost 2 decades. एक फेस्टिवल चलाना आसानी नहीं है और रंजना और उनके एकेडमी उत्सव जो यंग डांसर्स को इतने प्रोत्साहित करते हैं, it feels wonderful. विश्व नृत्य दिवस का जश्न मनाते हुए विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों का मंचन दर्शकों के लिए एक बेहद यादगार अवसर रहा। हमारी शास्त्रीय कलाओं के प्रति युवाओं के रुझान को देखना यकीनन एक बेहद सुखद एहसास था। गुरु श्याम सिंह और उनकी शिष्यों द्वारा मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत किया गया। पूर्वोत्तर भारत की बेहद समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते मणिपुरी नृत्य द्वारा युवा कलाकारों ने समा ही बांध दिया। रंग तरंग डीडी न्यूज। हाथ में मोबाइल फोन और बन गए हम फोटोग्राफर। कितना आसान हो गया है ना अपनी ज़िंदगी के हर पल को कैमरे में कैद कर लेना और उसे हमेशा के लिए अपने दिल में छुपा लेना। तकनीक ने फोटोग्राफी जैसी कला का स्वरूप पूरी तरह से बदल दिया है। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया गया और एक कोशिश की गई कि फोटोग्राफी से जुड़े विभिन्न तकनीक, विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। तो अगर आप एक एमेच्योर फोटोग्राफर और बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, तो देखिए हमारी अगली खास पेशकश। कहते हैं कि तस्वीरें हालात बयां करती हैं। मानव के इतिहास के साथ ही चित्रकारी का भी उद्भव हो गया था, लेकिन फोटोग्राफी के आविष्कार से पहले दुनिया में चित्रकार जो तस्वीरें बनाते थे, अक्सर ये तस्वीरें चित्रकार का तस्वुर होती थी, जिसमें सजीवता के स्थान पर रचनात्मकता ज्यादा होती थी।
फोटोग्राफी ने न सिर्फ हमें सजीव तस्वीरों को दिखाया, बल्कि इसने हमारा दुनिया को देखने का पूरा नजरिया भी बदल दिया। यूं कहा जाए कि आधुनिक दुनिया में फोटोग्राफी के आविष्कार का वही स्थान है जो मानव सभ्यता में पहिए के आविष्कार का है, तो ये गलत नहीं होगा। अभी देखो फोटोग्राफी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट का साथ साथ जैसे सब कुछ को विकास होता रहते, हर एक काम का भी विकास होते रहते, सब अच्छा प्रोग्रेस भी होते रहते, सबको नया रास्ता भी मिलते रहते। पहली बार 19 अगस्त 2010 को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया था। इस आयोजन ने पहला आधिकारिक विश्व फोटोग्राफी दिवस चिन्हित किया। दुनिया की पहली तस्वीर डागुएरियो टाइप प्रक्रिया से तैयार की गई थी। डागुएरियो टाइप प्रक्रिया को सन 1837 में फ्रांसीसी लुइस डागुएरे और जोसेफ नाइसफोर्ड निप्स द्वारा विकसित किया गया था। 9 जनवरी 1839 को फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने डागुएरियो टाइप प्रक्रिया की घोषणा की थी। 19 अगस्त को फ्रांस की सरकार ने पेटेंट खरीदा और आविष्कार को दुनिया के लिए मुफ्त उपहार के रूप में घोषित किया। दुनिया की पहली तस्वीर नाइसफोर्ड निप्स ने कागज के एक टुकड़े पर सिल्वर क्लोराइड कोटिंग का उपयोग करके बनाई थी। हालांकि तस्वीर अंततः पूरी तरह से काली हो गई, क्योंकि उन्हें तस्वीर को संरक्षित करने के लिए कागज से सिल्वर क्लोराइड हटाने का कोई तरीका नहीं पता था। तब एक रसायन वैज्ञानिक जोसेफ हर्शेल ने सोडियम थायोसल्फेट की मदद से डार्क रूम की तस्वीरों को रोशनी में सुरक्षित रखने का तरीका इजाद किया था। फोटोग्राफी डार्क रूम में इन्वेंट हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसे रोशनी में लेके आते थे वो पिक्चर काली हो जाती थी। ये केमिकल जो बिल्कुल मिश्री जैसा लगता है, सोडियम थायोसल्फेट, पॉपुलरली नोन एज हाइपो, इस केमिकल में जब आखिरी बार पिक्चर डेवलप होने के बाद इसके पानी में डाला जाता था, पिक्चर स्टेबल हो गई। इस केमिकल के बारे में जिसने हमें बताया वो शख्स बिल्कुल गुमनाम है, उसका नाम है सर जॉन हर्शल। समय के साथ फोटोग्राफी में सुधार हुआ है। कई लोगों के लिए यह एक शगल से एक पूर्ण करियर में बदल गया है। फोटोग्राफी ने इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाओं को दस्तावेजित करने का भी काम किया है। निजी पलों और कहानियों को फिल्म में कैद करके हम अपने जीवन और अपनी दुनिया का एक विजुअल रिकॉर्ड बना रहे हैं। फोटोग्राफी के लिए सिर्फ धैर्य की जरूरत है। अगर आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, तो आप उस पल को जरूर कैप्चर करोगे जो आपने सोचा था होने से पहले। दूसरा, मैं एक आपको और ये बात बताना चाहता हूँ कि दिल खोल के फोटोग्राफी करिए, खुशी मन से फोटोग्राफी करिए, अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोगों का काम देखिए, पर जिसका भी आप काम देख रहे हैं उसको फॉलो करने की जरूरत है। फोटोग्राफी का हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व है। जिंदगी के अनगिनत लम्हों को खास याद बनाती है तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरें कभी बदलती नहीं है। हमारे वर्तमान माहौल में फोटोग्राफी पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह हमें यादों को कैद करने और संरक्षित करने, दूसरों से जुड़ने और इतिहास को दस्तावेजित करने में मदद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय जायके का, भारतीय खाने का स्वाद तो पूरे विश्व में मशहूर है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको भारतीय व्यंजनों के कदरदान हर जगह मिल जाएंगे। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बेहद मजबूत संबंध है और संस्कृति भी इसका अहम हिस्सा है। भारतीय खाना भी थाईलैंड में बेहद मशहूर है। इसी कड़ी में हमारी संवाददाता मेघना देव ने बात की भारतीय मूल की मिशेलिन स्टार शेफ गरिमा अरोड़ा से और जाना किस तरह से भारतीय व्यंजन, भारतीय खाना थाईलैंड में धूम मचा रहा है। हमारे साथ मिशेलिन स्टार शेफ गरिमा अरोड़ा मौजूद हैं। हम बैंकॉक में उनके रेस्टोरेंट गा में हैं, जहां पर भारतीय खाना परोसा जाता है। जो मेहमान यहां आते हैं भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि थाईलैंड और भारत कुजीन के मामले में किस तरीके से एक साझा संस्कृति को सामने रखते हैं, क्या कनेक्ट है। देखिए, दोनों देशों में, यहाँ के खाने में, यहाँ के लोगों में, यहाँ के कल्चर में, हमारी माइथोलॉजी में बहुत कनेक्ट है। और ये जो कनेक्शन है इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता था जब तक मैं बैंकॉक नहीं आई। और जब मैंने अपना रेस्टोरेंट यहाँ खोलने का फैसला किया तो आई थॉट इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। तो यहाँ किस तरीके का खाना लोग पसंद करते हैं जो भारतीय खाने से मिलता जुलता हो? देखिए, दोनों देशों के खाने में
स्पाइसेस या मसाले यूज़ होते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे हल्दी यूज़ होती है, लाल मिर्च यूज़ होती है, पर हम उसे सुखा के इस्तेमाल करते हैं। पर थाई क्विजीन में ये फ्रेश इस्तेमाल होता है। चिलीज़ भी फ्रेश इस्तेमाल होती हैं, ट्यूमरिक, हर्ब्स, ये सारी चीज़ें फ्रेश होती हैं, हम ड्राई करके यूज़ करते हैं। थाईलैंड में एक चीज़ बोली जाती है सेम सेम बट डिफरेंट, मतलब एक ही जैसा ही है पर अलग है। बेसिकली दोनों का, हमने हिंदुस्तान का खाना और थाईलैंड के खाने में यही है, सेम सेम है बट थोड़ा डिफरेंट है। सो आई थिंक ये सब चीज़ों की वजह से बैंकॉक एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है शेफ्स के लिए। ऑफ लेट अगर पिछले कुछ सालों की खासकर बात करें तो कई जगहों पे भारतीय खाने को काफ़ी सेलिब्रेट किया जा रहा है, किस नज़रिए से इसको देखती हैं? आई थिंक भारतीय खाने को लोग, असली भारतीय खाने को लोग आज जानना शुरू किया है और आज एक्चुअली पहली बार उसे टेस्ट किया जा रहा है। इससे पहले आई थिंक जो भारतीय खाने के नाम पे हम रेस्टोरेंट्स में देते आ रहे थे वो भारतीय नहीं था। आई थिंक कहीं उसमें एक कॉलोनियल पास था, कहीं उसमें कॉलोनियल इन्फ्लुएंस था, पर अब वो हट के लोग अपने रीजनल खाने को बढ़ावा दे रहे हैं, शेफ्स अपने रीजनल क्विजीन को चैम्पियन कर रहे हैं। सो जब हम अपने खुद के कल्चर पे प्राइड लेना शुरू करते हैं, उसको पहचानना शुरू करते हैं, उसके साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पूरी दुनिया भी ऑब्वियसली साथ में उसे रिकग्नाइज करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी हमसे बात करने के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक खास प्रदर्शनी बियॉन्ड द फेस की एक छोटी सी झलक। कहते हैं ना, हर चेहरे के पीछे छुपा है एक राज। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। क्या आप भी किसी के चेहरे को देखकर पहली बार ही उसके बारे में राय बना लेते हैं? अगर हाँ, तो ये प्रदर्शनी आपसे पूछती है सवाल। बियॉन्ड द फेस इस प्रदर्शनी में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर चेहरों को इस बेहद खूबसूरती के साथ प्रदर्शित किया गया है। पारितोष सेन, अमिताभा बैनर्जी, सनतकार अल्फोंसो दास, मनु पारेख, माधवी पारेख सरीखे कलाकारों ने इस प्रदर्शनी को सजाया है अपनी प्रतिभा से, अपनी कला से। और क्या सतही खूबसूरती उतनी मायने रखती है, या फिर किसी को जानना और उसके मन को समझना और गहराई से उसके चेहरे को समझना, क्या ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये प्रदर्शनी यही संदेश देती आपको नज़र आती है। गुवाहाटी के कलाकार चंदन बैज बरुआ का एकल शो शहरीकरण के बीच पूर्वोत्तर भारत के परिदृश्य को दर्शाता है। राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में वुड कट प्रिंट मेकिंग के माध्यम का उपयोग करते हुए समकालीन कलाकार चंदन बैज बरुआ द्वारा तैयार की गई वुड कट दुनिया में आपको एक नया एहसास होगा। यहाँ पत्ते अपना हरापन खो देते हैं और मानवीय चेहरे एक नया परिप्रेक्ष्य प्राप्त करते हैं। उनकी एकल प्रदर्शनी 20 कलाकृतियां दर्शाती है। असम का ये कलाकार हर चीज को गहरे रंग में व्यक्त करता है। काला इनके लिए सर्वोच्च रंग है, जिसमें सभी रंग समाहित हैं। चंदन बैज बरुआ ने प्रिंट मेकिंग में औपचारिक शिक्षा हासिल की और अब वो लकड़ी के माध्यम से अपने कौशल को निखारते हैं। वुड कट्स एक खत्म होती प्रक्रिया है। प्रिंट मेकिंग सीखने के बाद चंदन को लगा कि इस माध्यम की सेवा करना उनका कर्तव्य है। रंग तरंग के लिए सादिया अली, डीटी न्यूज। भारतीय शास्त्रीय कलाओं में बसी है हमारे देश की आत्मा। पूरे विश्व में भारतीय शास्त्रीय कलाएं अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती हैं। इसी कड़ी में आइए रंग तरंग में देखिए मणिपुरी नृत्य पर हमारी एक खास पेशकश। भारत अपनी प्रदर्शन कला, हस्तशिल्प, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला के माध्यम से प्रदर्शित समृद्ध विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। इन कला शैलियों में से नृत्य की प्राचीन कला से भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
इस अंक में हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण व मनोरम राज्य मणिपुर में विकसित मणिपुरी नृत्य शैली के विषय में। मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसके उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। ये नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। अत्यंत आकर्षक वेशभूषा में मंद मंद गति व पदाघातों से कोमलता व सुकुमारता का प्रदर्शन इस नृत्य में किया जाता है। इसका विकास पारंपरिक लाई हारोबा शैली से है। इसमें रास के विविध स्वरूपों का दर्शन होता है, जिनमें बसंत रास, महारास, नित्य रास, कुंजरास, गोपरास, दिवारास आदि प्रकार हैं। इस नृत्य की अपनी अप्रतिम सौंदर्य, मधुरता, कोमलता व आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं। मणिपुर में प्रायः प्रत्येक गांव में कृष्ण मंदिर है, जहां नित्य प्रति लाई हारोबा रास, भांगी परेंग आदि नृत्यों का आयोजन होता है। इस नृत्य के दौरान पैरों में घुंघरू नहीं बांधे जाते तथा पद संचालन एक विशेष व अलग तरीके से होता है। मणिपुरी नृत्य में चाली, तेलना, स्वरमाला, चतुरंग, कीर्ति पद अर्थात प्रबंध आदि विविध चरणों में नृत्य किया जाता है। नृत्य प्रस्तुति में संगीत नृत्य में पुंग यानी मृदंग के समान अवनद्य वाद्य, मंजीरा, बांसुरी, तार वाद्य, पेना आदि की संगति होती है। जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, गोविंददास आदि के पद के साथ ही मैथिली, ब्रजभाषा और विशेष रूप से संस्कृत के पदों का भी इस नृत्य में प्रयोग किया जाता है। नृत्य की वेशभूषा अति विशिष्ट व आकर्षक होती है। खूबसूरत जरी की कढ़ाई युक्त फूला फूला लहंगा, ऊपर सिल्क का जैकेट, सिर पर पारदर्शी ओढ़नी व आभूषण, मेहंदी, चंदन आदि से श्रृंगार किया जाता है। पुरुष रेशमी पीताम्बरी धोती, ऊपर अचकन, सिर पर मोर मुकुट धारण कर कृष्ण जैसी सुंदर वेशभूषा व आभूषण धारण करते हैं। मणिपुरी एक धार्मिक नृत्य है जो भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष एक साथ नाचते हैं। इसके वाद्य यंत्र में खोल यानी एक तरह का नगाड़ा, मंजीरा और बांसुरी मुख्य हैं। गौड़ीय वैष्णव धर्म, उसकी वजह से एक धार्मिक भावना और कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति कि आज गुरु लोग भी पूरा जीवन नृत्य संगीत के पीछे दे देते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि हम जितना भी कला के द्वारा भक्ति करें कृष्ण, तो कृष्ण जल्दी पाएंगे कृष्ण को। रास और अन्य लीलाओं के अलावा व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक चरण को संकीर्तन प्रस्तुतिकरण के साथ मनाया जाता है। बच्चे के जन्म, उपनयन, विवाह और श्राद्ध, इन सभी अवसरों के लिए मणिपुर में नृत्य और गायन किया जाता है। और जीवन के प्रत्येक चरण की विकास यात्रा में प्रयोग होने वाले मणिपुरी नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति को पोषित किया जाता है। हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए रंग तरंग के एक और एपिसोड के अंत में हम आ चुके हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक कोशिश कीजिए कि कला के किसी न किसी रूप से आप खुद को ज़रूर जोड़े रखें। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते इसी वक्त पर फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। क्रिकेट के रोमांच से फुटबॉल के धमाल तक, हॉकी के मैदान से टेनिस के लॉन तक, एथलेटिक्स फील्ड से बैडमिंटन के कोर्ट तक, कुश्ती, बॉक्सिंग और शूटिंग समेत होगी खेल जगत से जुड़ी हर खबर। देखिए खेल समाचार सिर्फ डीडी न्यूज